सोशल साइंस में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं है। जैसे नॉर्मली हमारा सोशल साइंस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, जिसको सिविक्स भी बोलते हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। बट अभी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सोशल साइंस क्या है, एज अ सब्जेक्ट क्या है, क्यों पढ़ते हैं। फिर ये जो चारों हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, वो क्या क्या चीजें हैं, उनमें क्या पढ़ाया जाता है, तो ये सब इसमें बताया है, ठीक है। तो जैसे 6 से 8 ग्रेड में तुमने क्या पढ़ा था कि सोशल साइंस में हमने देखा था, स्टोरीज देखे थे लोगों के, ठीक है, प्लेसेस के, इवेंट्स के। अब 9th में हम क्या पढ़ेंगे, तो अब हम समझेंगे उन चीजों को कि सोशल साइंस का एक्चुअल मतलब होता क्या है। जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम सोसाइटीज में रहते हैं। हम एक समाज बना करके, सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ पीपल, हम एक सिस्टम के अंडर में रहते हैं। सिस्टम क्या है वो, तो हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि तुम्हें घर चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें घर बनवाना हो अगर, तो ईंट के लिए किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा, सीमेंट के लिए किसी और पे, जो मजदूरी करेंगे वो अलग होंगे, तो हर चीज के लिए हमें दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो हमारे इन्वायरमेंट के बेसिस पे शेप होता है, ठीक है, कि मतलब हमारा लाइफ कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि तुम सब कुछ में अच्छे हो, बट तुम्हारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत गंदगी भरा है, ठीक है, बहुत सारे नाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो मतलब एकदम गंदगी है, कूड़ा करकट बाहर ही पड़ा रहता है सबके घर के, कोई उठा के लेके नहीं जाता, तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा, हमेशा तुमको हेल्थ की दिक्कतें हुआ करेंगी। तुम कभी भी एक साफ सुथरी हवा नहीं इनहेल कर पाओगे, हमेशा पोल्यूटेड एयर में रहोगे। तो ऑब्वियस है कि हम सिर्फ अपने आप को ठीक रख के ठीक नहीं रह सकते, हमें अपना इन्वायरमेंट भी देखना पड़ता है। तो हम इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारी लाइफ चलती है। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें गवर्न करते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जैसे पुलिस सिस्टम हुआ, गवर्नमेंट हुआ, ठीक है, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स हुए, तो ये हमें गवर्न करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिससे हमारी नीड्स फुलफिल होती हैं। जैसे मान लो कि किसी को अब कोई नीड फुलफिल करना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे, जब वो कहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, ठीक है, मतलब कहीं पे अपनी सर्विस देगा, प्रोडक्ट देगा, तो बदले में पैसे मिलेंगे, तो वो अपने नीड को फुलफिल करेगा। फिर जो ट्रेडिशंस और आइडियाज होते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किए जाते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेडिशंस, मान लो कि हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे मान लो हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, या फिर घर में कोई फंक्शन होता है, तो हम लगभग वैसा ही करते हैं जैसे कि हमारे दादा परदादा ने किया था। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशंस पास ऑन हो रहे हैं। पहले हमारे दादा दादी से पापा मम्मी पे आया, पापा मम्मी से हम पे आया, फिर हमसे हमारे बच्चों पे जाएगा। तो ये ट्रेडिशंस पास ऑन होते हैं, आइडियाज पास ऑन होते हैं। तो ये जो जितने भी कनेक्शंस हैं, इनको जब हम समझेंगे, तो यही फाउंडेशन बनते हैं सोशल साइंस के, ठीक है। सोशल साइंस का हिंदी में मतलब क्या होता है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या हुआ कि हम समाज के विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। विज्ञान क्या है, विज्ञान हमें बताता है वाइज, ठीक है, व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, ये सब चीजें बताता है ना। पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ठीक है, कैसे चल रहा है, ये फिजिकल साइंस बताता है, फिजिक्स बताता है। ऐसे ही हमारी बॉडी ऐसे क्यों हो रही है, हमको फीवर क्यों होता है, हमको ये बीमारी क्यों होती है, हम ऐसे क्यों करते हैं, हमारी बॉडी के बारे में होता है, तो फिर बायोलॉजी आ जाती है, तो वो भी साइंस है। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दूध का दही बनना, तो ये भी केमिस्ट्री बता देता है। तो साइंस हमें क्या बताता है, तो साइंस हमें नेचुरल वर्ल्ड की चीजें बताता है, ठीक है। जबकि जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, वो हमें किसके बारे में बताता है, तो ये हमारे समाज के विज्ञान के बारे में बताता है कि हमारा समाज कैसे रन करता है, समाज में क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पैटर्न्स और इन्फ्लुएंसेस पता चलते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें, तो सोशल साइंस क्या है, तो इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये हमारे ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करने का एक तरीका है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज कहाँ हुआ, ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुए,
पहले चीजें कहाँ थी, जैसे हम नॉर्मली ये समझते हैं कि ज्योग्राफी में ये बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है, कैसे है, ठीक है। या फिर हम हिस्ट्री में सिर्फ यही पढ़ते हैं कि बैक डेट में क्या हुआ था, सिर्फ रट्टा ही तो मारना है, सिर्फ डेट ही तो याद करना है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, और बाबर कब आया था, अकबर कब आया था, सिर्फ यही सब तो याद करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये हमें चीजें बताते हैं कि कोई इवेंट क्यों अकर हुआ, ठीक है। कैसे लोग एक साथ रहते हैं, कैसे हमारे इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, इकोनॉमीज कैसे ऑपरेट करते हैं, हमारा जो पास्ट और प्रेजेंट है कैसे आज के टाइम में, क्योंकि हमारा जब तक इतिहास नहीं समझोगे तुम आज को नहीं समझ पाओगे। आज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको कैसे ठीक करें, ये सारा चीज हमारे पास्ट में रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हर चीज पास्ट से के ही एक्सपीरियंस से प्रेजेंट में आती है, तो ये सारी चीजें हम समझते हैं यहाँ पे। तो वही कह रहा है कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब क्या करते हैं, ये नेचुरल वर्ल्ड को बताते हैं, ठीक है। जबकि जो सोशल साइंस होता है वो सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, कल्चर्स, जो ह्यूमन इंटरेक्शंस हैं, इन सब चीजों को समझाता है, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ ये समझने में हेल्प नहीं करता कि क्या हुआ, ठीक है, हमारे सोशल वर्ल्ड में, बल्कि ये भी बताता है कि क्यों हुआ, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के वो कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इससे समझो। हमारे एवरीडे लाइफ में अगर हम सोशल साइंस को देखें तो तुम्हारा नॉर्मल एक लाइफ कैसा होता है कि तुम एक घर में सो करके उठते हो, ठीक है। तुम्हारा एक घर है, तुम्हारा एक कमरा है जिसमें तुम सो करके उठते हो। अब इसके जो मटेरियल्स हैं जिससे ये घर बना है, ये अलग अलग जगह से आए हैं, ये एक जगह से नहीं आया होगा। उस घर में पंखा भी यूज हुआ है, ईंटें भी यूज हुई है, सीमेंट भी यूज हुआ है, पेंट भी यूज हुआ है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से आई हैं, एक जगह से नहीं आई, तो अलग अलग सोर्सेज हैं। फिर तुमने जो खाना खाया वो भी अलग अलग जगह से आया है, ठीक है। तुम्हें लगता, अब जैसे मान लो कि तुमने दाल चावल सब्जी खाई, तो उस दाल चावल में दाल कहीं और से बन के आया होगा, ठीक है। चावल कहीं बनाया घर पे है बट रॉ मटेरियल दाल कहीं और बना होगा, चावल कहीं और से आया होगा, सब्जी के आलू कहीं और से आई होगी, मसाले कहीं और से आए होंगे। तो कई सारे जगह से आते हैं, ठीक है। जब ये तुम्हारे पास पहुंच रहा है ना तुम्हारे प्लेट में, उससे पहले इसको हार्वेस्ट किया गया, कहीं पे प्रोसेस किया गया, कहीं पे ट्रांसपोर्ट किया गया, खरीदा गया, फिर बेचा गया, फिर बहुत सारे एफर्ट्स के बाद ये तुम्हारे पास पहुंचा है। तुम्हारे प्लेट में जो भी खाना पहुंचा है उसके पीछे लाखों लोगों का एफर्ट होगा, बहुत बड़ा एक सिस्टम होगा कि अलग अलग जगह पे चीजें बन रही हैं, और कहीं कहीं पे प्रोसेस हो करके तुम्हारे तक पहुंची, तुम्हारे थाली तक। तो फिर ऐसे ही अगर हम, इफ यू ट्रेवल ऑन अ रोड्स प्लान्ड एंड मेंटेन्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है। हम जिन रोड्स पे चलते हैं, हम आसानी से, जैसे ये मेटेलिक जितने भी रोड्स वगैरह हैं, हम इन पे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं, ठीक है। हमें कहीं जाना होता है तो उसके लिए प्रॉपर एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है, प्लान करके बनाया गया है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कहीं पे भी रास्ता डाल दिया, तो प्लान करके बनाया है कि बीच में ये चीजें भी बन जाए। तो ये भी अथॉरिटीज बनाते हैं। फिर हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बेसिस पे शेप किया हुआ है, ठीक है। हर स्कूल का देखोगे एक प्रॉपर पैटर्न है, भले हर स्कूल में थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होंगे, बट 99% चीजों में हर स्कूल सेम है कि हर स्कूल साल के सेम टाइम पे एडमिशन लेता है, सेम टाइम पे एग्जाम कराता है, सेम टाइम पे रिजल्ट निकालता है, सेम तरीके से पढ़ाता है, सेम बुक्स पढ़ाता है, सेम सिलेबस पढ़ाता है, तो सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इनके पीछे कोई एक कॉमन पॉलिसीज होंगी, ठीक है। नहीं तो हर स्कूल अपने मन से करता कि मैं तो 2 ही महीने में 9th क्लास खत्म करा दूंगा, ठीक है, नहीं कराता, क्योंकि सबकी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं जो ये सारे लोग फॉलो करते हैं। फिर जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो भी बहुत दूर कहीं पे जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं जनरेट हो रहा है, ये कहीं बहुत दूर जनरेट हो रहा है तब यहाँ तक आ रहा है। पावर स्टेशन होते हैं इसके लिए, और फिर ये बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से यहाँ तक भेजा जाता है, ठीक है। वायर्स लगे होते हैं, देखते होंगे, और बहुत हाई वोल्टेज वाले आते हैं, फिर यहाँ के ट्रांसफार्मर से फिर हमारे घरों में आता है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। इवन जो सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटीज हमारे होते हैं ना, वो भी रिलाई करते हैं गवर्नेंस पे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन पे, सोशल कोऑपरेशन पे, नेचुरल इन्वायरमेंट पे। हर चीज, तुम दुनिया का कोई भी एग्जांपल उठाओ, उसमें कहीं ना कहीं हमारे सोशल साइंसेस का कोई एक पार्ट उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब अगर हम इमीडिएट सराउंडिंग के बाहर देखें, हम एकदम अपने ही सराउंडिंग में ना देखें, हम थोड़ा और दूर का देखें, तो हम क्या, जैसे कुछ क्वेश्चंस है कि व्हाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज व्हाइल अदर्स लिव इन स्कैटर्ड विलेज, ठीक है। जैसे कुछ लोग हम देखते हैं शहरों में रह रहे हैं,
जो कि बहुत ज्यादा क्राउडेड है। तुम्हें अगर दो ऑप्शन दिया जाए कि तुम्हें अभी 1 घंटा खड़ा होना है, 1 घंटा रहना है कहीं, या 2 दिन कहीं रहना है, एक जगह एकदम भीड़ है, पूरा भरा हुआ है, तुमको स्पेस नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा, और दूसरी जगह एकदम खुला खुला है, 2 ही 4 लोग हैं, तो तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? तुम खुले खुले में रहना पसंद करोगे। बट आज के टाइम में अगर हम देखें तो 90% लोग आकर के सिटीज में आते जा रहे हैं। ठीक है, इतने ही सिटीज में 1 किलोमीटर, जैसे दिल्ली का देखोगे ना, दिल्ली का लगभग 10-11 हजार पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से डेंसिटी है। मतलब दिल्ली में 1 किलोमीटर के एरिया में 11 हजार लोग रहते हैं। ठीक है, जबकि गांव में जाओगे तो वहां पे 1 किलोमीटर के एरिया में मुश्किल से मुश्किल 1000 लोग भी नहीं होंगे, 200-300 होंगे, इतना काफी है, 400 होंगे, 500 होंगे। ठीक है, तो एक जगह इतना खाली है कि हर आदमी के पास पूरा बहुत ज्यादा भरपूर जगह है, फिर भी लोग भाग भाग करके शहरों के क्राउडेड सिटीज में आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? उसके पीछे का रीजन है, वो माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई है, अर्निंग है, जॉब है, ये सारी चीजों की वजह से वो भाग करके आ रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए आ रहे हैं। क्यों? कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि फार्मिंग पे ही डिपेंड रहते हैं, मतलब सिर्फ खेती पे डिपेंड रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री या फिर ट्रेड होता है। ठीक, जैसे तुम गुजरात की का वो उठाओ, गुजरात में ज्यादातर लोग इंडस्ट्री में या फिर ट्रेडिंग में, ये सब चीजों में हैं, इन्वॉल्व हैं। वहाँ पे बिजनेसेस बहुत ज्यादा हैं, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, सूरत हुआ, मुंबई हुआ, यहाँ तुम्हारा गाजियाबाद हुआ, नोएडा हुआ, गुरुग्राम हुआ, तो ये सब जगहों पे इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पे लोग खेती नहीं करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज चल रही हैं। इसी की जगह पे अगर तुम जैसे कुछ साउथ इंडिया के कुछ लोकल जगहों पे जाओ, बिहार वगैरह में जाओ, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे लोग खेती पे पूरी तरीके से डिपेंड है। तो ऐसा क्यों होता है? फिर हाउ डू गवर्नमेंट्स मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल? गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजंस लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों को उससे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस कैसे लेती है, क्यों लेती है, उसका प्रोसेस क्या होता है? क्या गवर्नमेंट जो मन में है वो डिसीजंस ले ले, या फिर मान लो कि ये जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, अगर मान लो कि अच्छा अफेक्ट हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन बुरा अफेक्ट हो रहा है तो फिर वहां पे क्या होता है? ठीक है, तो ये सब चीजें आती हैं। फिर क्यों कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्लड बहुत ज्यादा आते हैं, बाढ़ बहुत ज्यादा आता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे अक्सर तुम देखोगे जब भी बारिश वारिश का मौसम आता है ना, तो जैसे मुंबई हुआ, मुंबई पूरा पानी से भर जाता है। अभी आज के टाइम में जैसे सेम बारिश अभी हुई थी 2-4 दिन पहले, तो यहाँ का अगर देखोगे नोएडा का, तो नोएडा में ज्यादा कहीं पानी वानी नहीं भरा था, कहीं कहीं भरा था। बट गुरुग्राम देखोगे तो वो पूरा पानी से भर जाता है। ठीक, ऐसे ही फ्लड वगैरह में होता है कि बिहार वगैरह के जो एरियाज हैं वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड आता है, बहुत ज्यादा बाढ़ आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन है कि जो नदियां हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारा गंगा हुआ या फिर ब्रह्मपुत्रा हुआ, तो ये ज्यादातर नदियां आकर के बिहार में, बिहार से नीचे की तरफ जाके और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। तो बिहार में ऐसा, नेपाल की तरफ से भी नदियां आती हैं, तो इतनी सारी नदियां आती हैं, तो इसलिए वहां पे ज्यादा बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं, फ्लड्स आने के। तो ये सब है। फिर क्यों जो एग्रीकल्चर है वो कुछ रीजन्स में बहुत अच्छे से फ्लरिश करता है जबकि दूसरे में नहीं करता है। जैसे कि तुम अगर हरियाणा के और बाकी जगहों के एग्जाम्पल उठाओ, तो वहां पे खेती बहुत अच्छी होती है। वहां के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही संपन्न है हर तरीके से, उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, बड़े लेवल पे खेती करते हैं, बहुत पैसे भी कमाते हैं, और खेती उनका बिजनेस है। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जैसे यूपी, ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं ये हमेशा गरीब रह जाते हैं। ठीक है, ये हर साल इनको लोन ले ले करके खेती करनी पड़ती है। ठीक है, कई बार ये लोन नहीं चुका पाते तो सुसाइड भी करते हैं, करना पड़ता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो जैसे एक रीजन हम बोल सकते हैं कि जो जमीनें हैं, वो जैसे बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो फार्मर्स हैं, उनकी जमीनें बहुत छोटी छोटी हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज डिवीजन ऑफ लैंड है। डिवीजन ऑफ लैंड क्यों होता है? एक परिवार के पास इतना जमीन है, उस परिवार में 4 लोग हुए, चारों अलग हो गए, तो अब सबके पास इतनी इतनी जमीन है। फिर उस 4 से 8 हुए तो अब सबको फिर से जमीनों का डिवीजन हुआ, फिर सबके पास छोटी छोटी जमीनें हैं। तो इतनी छोटी सी जमीन जब होगी, तो ना तो तुम इन्वेस्टमेंट करोगे अच्छा, ना तो तुम इंस्ट्रूमेंट्स लाओगे, तुम बस जैसे तैसे उसमें खेती करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास बड़ी जमीनें हैं जैसे हरियाणा में होती हैं, तो फिर वहां पे उनका सारा सिस्टम अपना होता है, ट्रैक्टर हो गया, मशीनें हो गई, सब कुछ अपना है, बड़े लेवल पे खेती करते हैं, वो खेती उनके लिए इन्वेस्टमेंट है, तो उस हिसाब से करते हैं। फिर हाउ डज क्लाइमेट चेंज एंड इन्फ्लुएंस आवर लाइफ? क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, कैसे ये हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है? ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई रसिया में रहता है तो वहां पे हमेशा ठंडी रहती है, तो वहां के लोगों का कल्चर, लाइफ, जीवन जीने की शैली अलग होगी बिल्कुल।
हमारे यहाँ पे अलग होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर तरह का मौसम आता है। कोई ऐसा जगह है जहाँ पे सिर्फ गर्मी होती हो, तो वहां पे अलग होगा। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं से अफेक्ट करती हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये हमें ये दिखाते हैं कि सोसाइटी बाई चांस फंक्शन नहीं करती। ऐसा नहीं कि कुछ हो रहा है तो बाई चांस हो गया, ठीक है, पता नहीं था ऐसे ही हो गया, ऐसे ही नहीं होता। ये हमेशा शेप की जाती है, इसको हमेशा उस तरीके से बनाया जाता है। किस हिसाब से? तो हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्सेज, हमारे जो ह्यूमन चॉइसेस हैं, यही सारी चीजें मिल करके इस चीज को बनाती हैं कि हमारा जो सोसाइटी है वो कैसे हो, कैसे फंक्शन करेगा, कैसा होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल है, सपोज करो किसी देश में गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमानी करे, ठीक है। दो देश है, दो देश में दो अलग अलग गवर्नमेंट है, एक ए है, एक बी है। दोनों जगह डेमोक्रेसी है, ठीक है, दोनों जगह लोगों के हिसाब से हर चीज चलता है। गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही, लोगों ने हटा दिया, गवर्नमेंट सही कर रही है, लोग दूसरी गवर्नमेंट लाए, हमेशा चेंज करते रहे, ये सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं, लोगों के पास फ्रीडम है, सब कुछ अच्छा है। धीरे धीरे क्या हुआ, इस कंट्री ए में और कंट्री बी में, इस दोनों कंट्री में लोगों ने, जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे देश पे कब्जा करने लगी, अब अपनी मनमानी करने लगी, ठीक है। अब लोगों के हिसाब से नहीं चल रही है, वो अपने मन से चल रही है, ठीक है। कंट्री बी वाले जो हैं वो जो है धीरे धीरे डरने लगे गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट मनमानी कर रही है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन चॉइसेस हैं, वहां के लोगों की चॉइसेस क्या थी? छोड़ो ना, कौन जाएगा गवर्नमेंट के खिलाफ इतना करने, या फिर कौन इनसे क्वेश्चंस पूछेगा, या फिर क्यों हटाना, चलने दो, जो जैसा चल रहा है, मुझे क्या, मेरे ऊपर तो नहीं हो रहा है कुछ। तो कंट्री बी के जो लोग हैं उनकी चॉइसेस ये थी कि हम चुपचाप सब कुछ देखते जाओ। तो धीरे धीरे ये इतना देखते गए, इतना देखते गए कि अब सब कुछ इनके हाथ से निकल गया, और अब इनको कंप्लीटली ये एरिस्टोक्रेसी में, या फिर कंप्लीटली ये एक क्रूर तंत्र में रहते हैं, या फिर इनको बोल सकते हैं एक राजा की तरह यहाँ का गवर्नमेंट रहता है, डिक्टेटरशिप के अंदर में रहते हैं। जैसे इसका कोई एग्जांपल, तो नॉर्थ कोरिया, ठीक है, किम जोंग उन के अंदर। जो दूसरे देश के लोग थे उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने पहले ही दिन से, जैसे उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट थोड़ा सा गलत कर रही है, उन्होंने क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। वो बार बार अकाउंटेबिलिटी के लिए जाने जाते थे कि अकाउंटेबल जो भी है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी अच्छे से निभाए, ठीक है। उन्होंने ऐसे ही चीजों को जाने नहीं दिया। वो हमेशा अगर कुछ भी होता था तो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते थे, क्वेश्चन भी पूछते थे। तो गवर्नमेंट जो है बार बार अपने रास्ते जब भटकती थी तो लोग फिर से बोल देते थे, तो फिर से अपने रास्ते पे आ जाती थी। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी बनी रही, यहाँ पे कभी वैसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन चॉइसेस है ना, हमारी जो ज्योग्राफी है, हमारी जो हिस्ट्री रही है, इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे हमारी सोसाइटी फंक्शन करती है। ये बाई चांस ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे इंडिया है, तो ये इंडिया का केस है। तो इंडिया के केस में अगर कभी भी कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पार्टी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो, कभी भी कुछ भी गलत करती है तो लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हिस्ट्री हमें बताता है कि हमें ये आजादी बहुत मुश्किल से मिली है, ठीक है। 200 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, हमें गुलाम नहीं बनना था, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, हमने इतनी सारी दिक्कतें सही, हमारे लीडर्स ने, हमारे पूर्वजों ने, तब जाकर के हमें ये आजादी मिली, ठीक है। तो हमारा हिस्ट्री ये बताता है कि हमने आजादी ये कितनी मुश्किल से पाई है। तो अब अगर इतनी आजादी से मुश्किल से पाई है आजादी, तो आसानी से इसको किसी को भी टेक ओवर नहीं करने दे सकते कि कोई गवर्नमेंट आए कल से अपने मन से कुछ भी करने लगे, ठीक है। तो हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ गलत सही सब कुछ होता है, लेकिन बात कहाँ पे आती है कि जब भी कोई गवर्नमेंट कुछ भी गलत करने लगता है तो फिर हम उसके खिलाफ बोलते हैं, फिर उसको सही करते हैं, नहीं सही करता है तो चेंज करते हैं। तो ऐसे हमारा कंट्री हमेशा ही डेमोक्रेसी बना रहता है, ठीक है। तो ये रीजन है, ये ह्यूमन चॉइसेस, ये हमारी हिस्ट्री, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्सेज, ये बताते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से चलेगी, ठीक है। फिर जो सोशल साइंस है वो हमें ऐसे ही क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने का, आंसर्स देख इनका पाने का, फिर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एविडेंस, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीजों के लिए हमें लायक बनाता है, ये सब चीजों के लिए हमें रेडी करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें पढ़ना होता है। जैसे मान लो कि अगर हम अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करें और एक चेंज आइडेंटिफाई करें दैट हैज टेकन प्लेस इन योर लोकेलिटी ओवर द पास्ट 5 years, ठीक है। इट कुड बी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और द इन्वायरमेंट, डिस्कस इन ग्रुप्स। कह रहा है कि अपने आसपास देखो और पिछले 5 साल में कि क्या किसी भी तरह का कोई चेंज तुम्हारी लोकेलिटी में आया है,
चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे हाउसिंग से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से, चाहे टेक्नोलॉजी से, चाहे इन्वायरमेंट से, कोई चेंज आया है पिछले 5 साल में? जैसे एक मान लो टेक्नोलॉजी में अगर हम जाएं, जैसे इन्वायरमेंट में अगर हम देखेंगे, तो हम अगर सही से ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अब जो है ना, ठंडी बहुत कम होती है, गर्मी अब बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, गर्मी का एक तो टाइमिंग भी बढ़ गया, टाइम लेंथ बढ़ गया, और पहले जितनी गर्मी होती थी उससे ज्यादा अब गर्मी पड़ने लगी है, अब बिना एसी के रह ही नहीं सकते। तो इन्वायरमेंट में, टेक्नोलॉजी में हम देख सकते हैं कि अब एआई आ गया। ठीक है, तो ये एक मेजर चेंज हुआ है। एजुकेशन में हम देखेंगे कि अब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई। ठीक है, पहले हम अलग तरीके से पढ़ते थे, अब हमारे अलग बुक्स, अलग सिस्टम आ गया पढ़ने का। हाँ, वही चीज। ठीक है, ऐसे ही हाउसिंग वगैरह में भी, ट्रांसपोर्ट में भी, हर चीज में चेंज आते रहता है। ठीक है, तो सिचुएशन पहले क्या थी, क्या चीज चेंज हुआ, किस वजह से ये चेंज आया, और कैसे इससे लोग जो है उनका लाइफ अफेक्ट हुआ। ठीक, तो ये तुम एक ट्राई कर सकते हो। हमारे जो डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो चेंजेस होते हैं जो हम अपने आसपास में ऑब्जर्व करते हैं, वो सोशल साइंस से हम कनेक्ट करके, जैसे मान लो लोग हुए, प्लेसेस हुए, सिस्टम्स हुए, इन सबको कनेक्ट करके हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जो सिंपल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, यही हमें दिखाते हैं कि सोसाइटी कैसे एक कनेक्टेड है, एज ए स्टोरी एक साथ कनेक्टेड है। ये अलग अलग पीसेस नहीं है। जैसे हर एक सोसाइटी, ऐसा नहीं है कि हर सोसाइटी का सब कुछ अपना अलग है। ठीक है, एक सोसाइटी दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सब कनेक्टेड है। ठीक है, थ्रू अ पीसेस। ठीक है, अब आ रहा है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन। तो सोसाइटी हमेशा ऐसे नहीं रही है जैसा हम आज इसे देखते हैं, और थाउजेंड ऑफ ईयर्स से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा चेंज हुई है। जितने भी ह्यूमन कम्युनिटीज हैं, वो हमेशा नेचर पे डायरेक्टली डिपेंड रहे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, जैसे पहले हम डायरेक्टली हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। ठीक है, तो हंटिंग एंड गैदरिंग में हम क्या करते थे, नेचर पे डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ हमने क्रॉप्स उगाना सीख लिया। ठीक है, डोमेस्टिकेट करना सीख लिया एनिमल्स को, मतलब जानवरों को पालना सीख लिया, सेटलमेंट्स बनाने सीख लिए, टूल्स डेवलप कर लिए, गुड्स को एक्सचेंज करना सीख लिया, सामान खरीदना बेचना, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एक बना लिया। तो धीरे धीरे हम कैसे, एक तो हंटिंग गैदरिंग पे थे जहां हमें कुछ नहीं पता था, अगर हमें नेचर ने खाना नहीं दिया तो हम खा भी नहीं पाते थे, हमें पता भी नहीं था कि हम कैसे खाएं। ठीक है, और वहां से हम आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि आज के टाइम में हम कुछ भी बना सकते हैं। इवन तुमको शायद तुमने सुना नहीं होगा, इवन आर्टिफिशियल मीट भी बनाए जाते हैं। मीट समझते हो ना, चिकन मटन ये सब जो चीजें होती हैं, ये आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं, और उनको जो लोग खाते हैं वो एग्जैक्टली वैसा ही लगता है जैसा तुमको ओरिजिनल वाला लगेगा, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं। तो हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हम खाना तक आर्टिफिशियल बना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो विलेजेस हैं, ये धीरे धीरे टाउन्स में डेवलप हो गए। जैसे कोई भी टाउन आज के टाइम में उठा लो, जैसे कैलकाटा है, तो कैलकाटा 4 गांवों को मिला करके एक शहर पहले बना था, आज के टाइम में इतना बड़ा है। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज है इंडिया का। ठीक, फिर ऐसे ही दिल्ली है। ठीक, इंद्रप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ से ये दिल्ली, दिल्ली भी पहले गांव की तरह था। ठीक, कोई भी शहर उठा करके देखो, पहले गांव था। नोएडा क्या था, गांव था। ठीक है, गांव से शहर बनने लगा, तो धीरे धीरे विलेजेस टाउन्स में बदल गए, टाउन्स धीरे धीरे सिटीज में बदल गई। नए नए आइडियाज, इन्वेंशंस, कल्चरल एक्सचेंजेस, इन सबसे धीरे धीरे हमारा जो लाइफ जैसे हम जीते हैं ये बहुत ज्यादा चेंज हो गया आज के टाइम में। ये जो स्पिरिट है ऑफ इंक्वायरी हैज डीप रूट्स इन इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशन। मतलब कि यहाँ पे जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की, हर चीज को ढूंढना, पता करना उनके बारे में, उनको समझना, उनको लागू करना, ये हमारे ट्रेडिशन में रहा है। हम शुरू से ही इन सब चीजों में, ऐसा नहीं है कि इंडिया पहले नॉलेजेबल नहीं था। इंडिया बहुत पुराने टाइम से नए नए तरह के नॉलेजेस को, ट्रेडिशंस को फॉलो करता आ रहा है, या फिर उन्हें समझता आ रहा है। जो हमारे अर्ली थिंकर्स थे, वो डिस्कशन में बहुत बिलीव करते थे, क्वेश्चनिंग में बिलीव करते थे, लॉजिकल रीजनिंग में बिलीव करते थे, ताकि दुनिया को अच्छे से समझ पाए। कभी भी, आज के टाइम में होता क्या है ना, अभी हम थोड़ा सा रीजनिंग बहुत कम करने लगे हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमें जो बोला जाता है मान लेते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे ग्रुप से बोला जाए, चाहे घर वाले बोले, चाहे कोई टीचर बोले, चाहे सोसाइटी बोले, जो भी बोला गया हमने मान लिया। हमने अभी खुद की रीजनिंग नहीं लगाई। 90% ऑफ द टाइम हमारे लाइफ में जो भी चीजें हम करते हैं, इवन डेली लाइफ में जो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम करते हैं क्योंकि दूसरा कर रहा है, या फिर दूसरे ने बोला है, या फिर ज्यादा लोग कर रहे हैं।
हम कभी अपना रीजनिंग नहीं डेवलप करते कि जो ये दूसरा कर रहा है क्या वो सही है, क्या उसके प्रोज हैं, क्या कौन सा है, थोड़ा सा उस पर मैं पढ़ लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ, फिर अगर मुझे भी सही लगा तो मैं भी करूंगा। तो हम ऐसा नहीं करते, हम ज्यादातर टाइम चीजें मान लेते हैं क्योंकि सब करते आ रहे हैं और सब कर रहे हैं तो वो सही ही होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि आज के टाइम में अगर कोई आदमी चोरी करते पकड़ा जाए तो क्या करना चाहिए। मान लो मैं तुम्हें दो ऑप्शन दूं कि वही सब लोगों के सामने उसका हाथ काट दो, और दूसरा ऑप्शन दूं कि उसे पुलिस में डाल दो और वो जेल में लेके जाएगी, फिर उसका केस वेस सुनेंगे, फिर जो जैसा होगा उस हिसाब से सजा देंगे। ठीक है, तो तुम कौन सा चुनोगे? दूसरा वाला चुनोगे कि पुलिस में डाल दो, हाथ नहीं काटते हैं। ठीक है, तो एक पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, पहले के टाइम में हाथ काट दिया जाता था। ठीक है, या फिर बहुत सारे देश अभी भी हैं जहाँ पे हाथ वाथ काट दिया जाता है। हाँ, हाँ, तो सीधा हाथ काट देते हैं या फिर जो भी करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, हो सकता है कुछ लोगों के हिसाब से वो चोरी किया है, बहुत बड़ा पाप है, हाथ काटो। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो चोरी उसका प्रोफेशन ना हो, चोरी ना करता हो, बस उस पर्टिकुलर दिन पर्टिकुलर टाइम पे उसने कोई छोटी सी चीज चुराने की कोशिश की हो क्योंकि बहुत ज्यादा अर्जेंट है, या फिर वो किसी चीज में ऐसे फंस गया है कि कर लिया, लेकिन आज के बाद फिर वो दोबारा भी नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है, तो हाथ काटना वैसे टाइम पे सही नहीं है। पुलिस में जाएगा, अलग अलग तरह से उसके केसेस को देखेंगे, सुनेंगे, फिर छोटा मोटा सजा देंगे, क्योंकि चोरी बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। ठीक है क्राइम, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है कि हाथ काट दो। ठीक है, लेकिन ऐसा पहले होता था। तो अब अगर हम ये बोले कि 90 लोग बोल रहे हैं कि हाथ काट दो, 10 लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं पुलिस में दो, तो क्योंकि ज्यादा लोग बोल रहे हैं हाथ काट दो, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग वगैरह पहले के टाइम पे ये बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, जिससे हम आज के टाइम में नहीं हो पाता है। फिर जो नॉलेज है उसको अलग अलग तरीके से ऑब्जर्वेशन से एक्सप्लोर किया जाता था। ठीक है, रिफ्लेक्शन से किया जाता था, डायलॉग से किया जाता था। आज के टाइम में रट्टा हो गया है। ठीक है, कि तुम आए, ये बुक पढ़े, पढ़ के याद किए क्वेश्चंस, आंसर दिए, टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ, पास हो गए, आगे बढ़े। पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, ये सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होता है, बुक के साथ साथ तुम्हें हमेशा उन चीजों का ऑब्जर्व करना होगा, रिफ्लेक्ट करना होगा, डायलॉग करना होगा, उन चीजों पे बातें करनी होंगी, उनको समझना होगा, उन पे प्रैक्टिकल चीजें करनी होंगी, तब जाकर के तुम्हारे लाइफ का एक्चुअल मीनिंग निकलेगा। ठीक है, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चंस याद करके आंसर देना और फिर उनको भूल जाना पास होने के बाद, तो वो फिर किसी काम का नहीं है। फिर जैसे पहले के टाइम पे एक, हाँ, पंच महाभूताज। ठीक है, क्या था कि बेसिकली वहां पे 5 ग्रेट एलिमेंट्स की बात की जाती है, जो कि इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन से आता है, जहां पे हम बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है वो 5 फंडामेंटल एलिमेंट से बना है। एलिमेंट और भी है लेकिन फंडामेंटल मतलब कि बेस मेन जो है 5 है। कौन कौन से? पृथ्वी, कौन कौन सा है 5? तो पृथ्वी है, अर्थ, अपाह है यानी कि पानी, आग, वायु और आकाश। ठीक है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। ठीक है, इसी आइडिया को यूज करके ह्यूमन बॉडी का भी बताया जाता है। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है वो इन्हीं 5 चीजों से मिलकर के बनी है, पंच तत्व इन्हें बोलते हैं। और फिर जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी उन्हीं 5 तत्वों में वापस से मिल जाती है। ठीक है, तो ये नेचुरल, ये जो डिस्क्राइब करता है नेचुरल वर्ल्ड को, कि एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जिसमें ह्यूमन लाइफ जो है एक इम्बेडेड है, कि मतलब सब कुछ उसी के साथ चल रहा है। ये हमें ये भी हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसे हमारे सेटलमेंट पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे ऑक्यूपेशंस को करता है, आर्किटेक्चर, फूड हैबिट्स, हेल्थ हुए, तो ठीक है, तो इन सब चीजों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कि इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कि जैसे मान लो सेटलमेंट हमारा सिस्टम पैटर्न है। सेटलमेंट पैटर्न का मतलब क्या, कि जैसे तुम ऐसे शहरों में देख लो तो घर एकदम सटे सटे हैं, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। ठीक है, पूरा क्राउडेड है। ठीक है, तो क्लस्टर्ड है यहाँ पे। तो ये क्यों है? क्योंकि प्लेन है, जमीन प्लेन है, और बहुत लोग बहुत ज्यादा हैं और जगह बहुत कम है।
तो यहाँ एक के ऊपर एक बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनती जा रही है, कई सारे फ्लोर बन रहे हैं और उसी फ्लोर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो एक बिल्डिंग में 500 लोग रह रहे हैं। ऐसे ही तुम चले जाओ किसी विलेज एरिया में, तो वहां पे हर एक दो घर के बीच में गैप मिलता है, गलियां मिलती हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पेस ज्यादा है, लोग कम है। ऐसे तुम चले जाओ पहाड़ी इलाकों पे, तो वहां पे दो घर के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो जमीन है वो प्लेन नहीं है। तो जहां एक तो इस पहाड़ी पे जहां जहां तुम्हें सही सही जगह मिला, किसी को यहाँ मिल गया तो उसने यहाँ घर बना लिया। अब यहाँ से यहाँ तक नहीं है अच्छा जगह, अब किसी को यहाँ मिला तो उसने यहाँ बना लिया। ठीक है, तो ये जो हमारे ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, ये जो हमारे सेटलमेंट पैटर्न्स हैं, ये डिपेंड किस पे करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट पे। ऐसे ही हमारा आर्किटेक्चर, कि हमारा घर कैसा बनेगा, जैसे हम यहाँ पे पक्का घर बनाते हैं, मीट वगैरह, ये ईंट वगैरह का। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक बार बना दिया तो 50 साल तक, 60 साल तक दोबारा नहीं बनाएंगे, चलेगा। लेकिन ऐसे ही कुछ जगह ऐसे हैं, और यहाँ पे हम कैसा बनाते हैं? तो फ्लैट रूफ बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही तुम चले जाओ अरुणाचल प्रदेश में, वहां के जो घर होते हैं वहां पे फ्लैट रूफ नहीं होते, वहां पे ऐसे शेप में रूफ होते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ही बारिश होती रहती है, तो अगर फ्लैट रूफ रहेगा तो इतना पानी रुकेगा कि धीरे धीरे वो सिलन आ जाएगी, धीरे धीरे छत खराब हो जाएगा, तो ऐसा रहता है, तो पानी तुरंत चला जाता है। तो ये जो आर्किटेक्चर है वो किसकी वजह से है? वो वहां के लोगों के मन के वजह से नहीं है, वहां के नीड के हिसाब से, वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट हमारे ऐसे फूड हैबिट्स भी हमारे हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें खाई जाती हैं, साउथ में अलग तरह से खाते हैं, नॉर्थ में अलग तरीके से खाते हैं। ठीक है, तो फूड हैबिट्स भी हमारे अलग अलग हैं, हमारे हेल्थ प्रैक्टिसेस भी अलग अलग हैं। जैसे मान लो, तुम देखते होगे ज्यादातर जो पहाड़ी इलाकों के लोग होते हैं, बर्फीले इलाकों के लोग होते हैं, उनकी आंखें छोटी होती हैं बहुत। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है, ओवर द जनरेशन, जब वो पहाड़ी इलाकों पे, जब वो बर्फीले इलाकों में रहते हैं, तो बर्फीले इलाकों में बर्फ जो है व्हाइट होती है, तो सन की रेज को रिफ्लेक्ट बहुत तेज करती है। ठीक है, तो जैसे ही सन की रेज उस पर गिरी, वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होता है और बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है कि हम डायरेक्टली नीचे देख भी नहीं सकते, तो हमें आंखें, जब ज्यादा सन की रेज आती है ना आंखों में, तो आंखें हम छोटी कर लेते हैं, तो हम आंखें छोटी कर करके देखते हैं। तो ओवर द जनरेशन वहां पे ये पैटर्न चलता रहा है कि अब कई जनरेशन बाद अब वहां की प्रॉपरली आंखें वैसी ही होती हैं, छोटी छोटी आंखें होती हैं। ठीक है, तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल रीजन होता है। ठीक है, कोई भी आइडिया रेलेवेंट है तब तक जब तक एज सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। ठीक है, ये एक आइडिया है जो कि रेलेवेंट है, क्योंकि जो सोसाइटी है वो रिस्पॉन्ड कर रही है टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। सिमिलरली, जो आइडिया है वसुधैव कुटुंबकम का, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। ठीक है, ये वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है, तो पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये क्या एक्सप्रेस करता है? ये दिखाता है कि जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं, हर अलग अलग रीजन में, क्षेत्र में, कल्चर में, वो इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब हम अलग अलग नहीं है, हम सब एक हैं। इसीलिए पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। तो ये जो सेंस है इंटरडिपेंडेंस का, कि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, यही है सोशल साइंस का कोर वैल्यू। यहीं से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो ग्लोबल इंटरेक्शंस हैं, ये जो ग्लोबल रिलेशनशिप्स हैं, ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, जो अर्ली रिफ्लेक्शंस हैं ऑन गवर्नेंस इन इंडिया, इसमें पॉलिटिकल अथॉरिटी भी है, जिसमें कि पब्लिक वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण, जनता का कल्याण पे बात किया जाता है, काम किया जाता है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एथिकल का मतलब कि गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, सब कुछ जनता के हिसाब से करना चाहिए। फिर ऐसे ही एक बुक है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र एक बुक है जो कि कौटिल्य, या फिर इनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में बेसिकली, अगर बुक के हिसाब से देखें ना, तो इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोला जाता है। लेकिन ये जो बुक है अर्थशास्त्र, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स पे नहीं है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बुक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब कि इस बुक में इन्होंने लिखा हुआ है कि जो एक राजा है, या फिर जो भी एक गवर्नमेंट है, वो उसको अपने देश को कैसे चलाना चाहिए, कैसे टैक्सेस लेने चाहिए, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, ये सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो अर्थशास्त्र है, ये कौटिल्य ने लिखा है, लगभग 2300 साल पहले लिखा था। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ठीक है, जो रूलर है उसकी ड्यूटी क्या है लोगों के प्रति, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे जो काम है, ऐसे जो बुक्स हैं, ये हमें ये दिखाती हैं
कि ये जो सिस्टमेटिक थिंकिंग है ना गवर्नेंस के बारे में, कि कैसे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, और जो इकोनॉमी है, ये आज के मॉडर्न एकेडमिक डिसिप्लिन से बहुत पहले डेवलप हो चुका था। ठीक है, हम ये अब ये सब चीजें पढ़ना शुरू किए हैं, लेकिन ये बहुत पहले डेवलप हो चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह जो था पहले के टाइम में, वो विश्व के टॉप यूनिवर्सिटीज में आता था। जैसे आज के टाइम में हार्वर्ड वगैरह आते हैं टॉप लेवल के, वैसे नालंदा था, पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे और ये सारी चीजें उन्हें सिखाई भी जाती थी। फिर ये जो ट्रेडिशंस हैं ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि जो सोसाइटी है उसको अंडरस्टैंड करना ऑब्जर्वेशन के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू, इसका एक बहुत बड़ा हिस्ट्री रहा है। ये अभी से नहीं किया जा रहा, अब तो खैर बहुत कम हो रहा है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था। जो मॉडर्न सोशल साइंस है वो अभी भी इस लेगेसी को कंटिन्यू कर रही है। अब शायद नए नए टूल्स आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, जिससे लोग ये सब चीजें फिर से वापस से कर रहे हैं। क्योंकि अब जैसे मान लो तुम्हारी नई बुक आई है, तो नई बुक में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश की गई है। ठीक है, कि सिर्फ रट्टा मारना ना पड़े, थोड़ा समझना पड़े। फिर बहुत सारे मेथड्स इंक्लूड किए गए हैं सोसाइटीज को स्टडी करने के, सोसाइटी के फंक्शन को स्टडी करने के, कैसे कैसे चेंजेस हुए। तो इन्हीं सबको समझने के लिए और इस जर्नी को समझने के लिए हमें ये सोशल साइंस पढ़ना है, कि ये इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप हुए, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, कैसे ये कंडक्ट होता है। फिर जो सोशल साइंटिस्ट है वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं लोगों के लाइफ को, इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट करते हैं, सर्वेज होती हैं, डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन किए जाते हैं, अलग अलग टाइम और प्लेस को डिफरेंट कंपेयर किया जाता है, ये सब कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यही सब तरीका है सोशल स्टडी को, सोशल साइंस को स्टडी करने का। सोशल साइंस एज ए स्टडी ऑफ डिसिप्लिन्स। ठीक है, डिसिप्लिन्स का मतलब क्या होता है कि जो सोशल साइंस है ना उसको अलग अलग डिसिप्लिन्स में बांट दिया गया है। डिसिप्लिन इन द सेंस कि जिसको तुम सब्जेक्ट बोलते हो। ठीक है, जैसे कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं वो, तो हिस्ट्री एक तुम्हारा हो गया। ठीक है, सिविक्स हो गया। ठीक है, सिविक्स को हम और क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, फिर ऐसे तुम्हारा जियोग्राफी हो गया। ठीक है, और ऐसे ही तुम्हारा इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग डिसिप्लिन में बांटा गया है। तो ह्यूमन सोसाइटी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत आसान सी चीज नहीं है। कोई एक चीज पढ़ के तुम नहीं समझ सकते कि ह्यूमन सोसाइटी कैसे रह रही है, कैसे फंक्शन कर रही है। तो ये पूरा का पूरा एक चीज नहीं बता सकता। जैसे मान लो कि अगर एक ड्रॉट इफेक्ट अफेक्ट करता है किसी भी क्रॉप को, मतलब एक सूखा पड़ा, ठीक है, या फिर फ्लड आया, बाढ़ आया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचेगा, क्रॉप्स को अफेक्ट होगा। यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। अब उसकी वजह से फार्मर्स की इनकम भी खराब हुई, तो वहां पे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। फिर ऐसे ही गवर्नमेंट जो है वहां पे रिलीफ मेजर्स लाएगी। अब क्योंकि उनके पास ना तो पैसा है ना तो उनके पास खाना रहा, तो अब गवर्नमेंट वहां पे दखलंदाजी देगी, गवर्नमेंट वहां पे जाकर के खाना, राशन पानी ये सब पहुंचाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉलिटिक्स आ गया। फिर अब वहां पे उस साल उन लोगों के पास कोई काम नहीं रहा, कोई क्रॉप्स नहीं रहा, कोई पैसे नहीं आए, तो अब उन्हें शहर में कमाने जाना पड़ेगा। तो माइग्रेशन हुआ सिटीज में। तो यहाँ पे क्या आ गया, सोसाइटी आ गया। फिर अगर पहले के लोगों के साथ भी ऐसा होता था कि कई बार उनके पास खाना नहीं होता था, फसल नहीं होता था उनका, तो उस टाइम पे वो कैसे उस मुश्किल घड़ी से निकलते थे। तो यहाँ पे हमें ट्रेडिशनल रास्ते भी ढूंढने होंगे, ताकि हम ऐसे मुश्किल टाइम से, स्कार्सिटी वगैरह हुआ कि हमारे पास चीजें नहीं है, तो उससे हम जूझ पाए। तो वहाँ पे कल्चर हो गया, पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशंस को समझने के लिए हमें सोसाइटी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना होगा। किसी भी चीज को तुम एक पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते कि ऐसा हुआ है तो बस ये इसकी वजह से हुआ है, सिर्फ एक चीज की वजह से नहीं होता है। ठीक है, अगर कहीं पे बाढ़ आता है, फ्लड आता है, तो वो किसकी वजह से आता है, इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, तो एक हमारा इन्वायरमेंट यहाँ पे हो गया। इसके अलावा कौन सा डिसिप्लिन यहाँ पे इन्वॉल्व है, ज्योग्राफी आ गया। ठीक है, कि नदियां कैसे कैसे हैं। पॉलिटिक्स आया यहाँ पे, पॉलिटिक्स कैसे आएगा, पॉलिटिक्स आएगा कि गवर्नमेंट जो है वो पहले ही यहाँ से, उसको पता है कि यहाँ से फ्लड आ सकता था, तो उसको पहले ही डाइवर्ट करा सकती थी। ठीक है, नहर वगैरह बनवा सकते थे। ठीक, वहां पे कुछ बैरिकेड्स, मतलब ब्रिजेस बना सकते थे, कुछ ऐसी चीजें कर सकते थे जिससे वो फ्लड ना आए। तो
कोई भी एक चीज अगर हो रहा है ना, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ वो किसी एक रीजन से नहीं हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमें हर चीज को देखना होता है। एक सिंगल पर्सपेक्टिव से अगर हम देख लें कि ये हुआ तो इसकी वजह से हुआ होगा, जरूरी नहीं है पूरा उसकी वजह से होता है। ऐसा हो सकता है कि अगर ये पर्टिकुलर चीज हुआ है तो इसमें इसका सबसे बड़ा रोल है, 80% इसका रोल है, बट इसके साथ साथ और भी चीजें हैं जिनका रोल है, भले वो कम हो लेकिन है। जैसे फ्लड आता है तो उसमें सबसे बड़ा रीजन इन्वायरमेंट है कि बारिश हुई, नदियां हैं, उस हिसाब से तो फ्लड आया, लेकिन उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। तो सोशल साइंस जो है वो एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है कोई, बल्कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन है। बहुत सारे ग्रुप्स को मिला करके तब जाकर के हम अपने सोसाइटी को स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, और हर एक जो है वो एक अलग अलग एस्पेक्ट पे फोकस करता है। ये सारे जब साथ मिल जाते हैं तब जाकर के हमें अपनी सोसाइटी जो है पूरे अच्छी तरीके से समझ में आती है कि कैसे कनेक्टेड है, कैसे क्या चीजें हैं। तो 9th 10th में जो सोशल साइंस है वो प्राइमरीली 4 कोर डिसिप्लिन में बना डिवाइडेड है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ये 4 चीजें जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो हमें अपनी सोसाइटी का एक अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। कुछ और भी डिसिप्लिन हैं जैसे सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ये भी सोशल साइंस के ही पार्ट हैं, बट ये उसको और ब्रॉडर बनाते हैं। तो इतना ब्रॉडर एक साथ नहीं पढ़ना है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए पहले अभी स्टार्टिंग में हमें ये 4 मेन पढ़ने हैं और फिर आगे जब जाओगे तो ये सब भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो फील्ड्स हैं ये सोशल रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करते हैं, एथिकल रीजनिंग करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं। ठीक है, और डेप्थ में पढ़ते हैं। तो हम सोसाइटी को और अच्छा जानना होगा तो हम ये सब पढ़ना शुरू करते हैं। फिर जो ज्योग्राफी है, अब जैसे इसमें ज्योग्राफी क्या करता है, तो ज्योग्राफी जो है वो अर्थ को स्टडी करता है, उसके इन्वायरमेंट को स्टडी करता है। क्योंकि जियो का मतलब क्या हो गया, अर्थ लाइक। ठीक है, और ग्राफी का मतलब क्या हो गया, स्टडी। ठीक है, तो ज्योग्राफी का मतलब ये है कि हमारे अर्थ को स्टडी करता है, हमारे इन्वायरमेंट को स्टडी करता है, जो रिलेशनशिप है लोगों और उसके सराउंडिंग के बीच में उसको स्टडी करता है। ऐसे हिस्ट्री क्या करता है, तो ये ह्यूमन के पास्ट को स्टडी करता है और हमें हेल्प करता है ये समझने में कि कैसे जो सोसाइटीज है वो धीरे धीरे ओवर द टाइम चेंज हुई। ठीक है, फिर पॉलिटिकल साइंस क्या करता है, तो ये हमारे गवर्नेंस के सिस्टम को, पावर, ठीक है, और जो लोगों के अधिकार हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे सिर्फ अधिकार नहीं होते, अगर हमें अधिकार मिले हैं तो साथ साथ हमें जिम्मेदारियां भी मिलती हैं एज अ सिटीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजों को पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स क्या करता है, तो ये सोसाइटी कोई भी कैसे प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है और रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करती है और अपने नीड्स को फुलफिल करती है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं। अब हर एक डिसिप्लिन जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन ये फिर भी सारे के सारे एक साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे कि ये कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है, तो ये लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स, पीपल, इन सबको और इन सबके रिलेशनशिप को इसको स्टडी करता है कि जैसे जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं और उनका जो सराउंडिंग है इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, कि जैसे हमारा नेचर है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें हम एज अ ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, रहते हैं। तो अब जब हम एज अ ह्यूमन यहाँ पे रहते हैं तो हमारा और नेचर के बीच का इंटरेक्शन चलता है हमेशा। हम हमेशा नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, कभी नेचर से हम कुछ लेते हैं, कभी नेचर को हम कुछ देते हैं, कभी हम नेचर को अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी एक नेचुरल चीज है, हमने उसको अपने नीड के हिसाब से उसको पका करके, उसको ईंट बना करके, सीमेंट वगैरह लगा करके हमने एक घर बना लिया। तो ये इंटरेक्शन है, ज्योग्राफी यही सब चीजें स्टडी करता है। ये फिजिकल फीचर्स अर्थ के और ह्यूमन कम्युनिटीज जो कि इसे इनहेबिट करती हैं, ये दोनों को स्टडी करता है। जैसे ज्योग्राफी का मतलब लोग नॉर्मली क्या समझते हैं कि ज्योग्राफी में अर्थ के क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं। ठीक है, फिजिकल फीचर्स का मतलब कि इसकी नदियां, इसके पहाड़, इसका प्लेन, इसका प्लेट्यू, ये सब चीजें स्टडी करना, लोकेशन से स्टडी करना। सिर्फ ये नहीं होता, ह्यूमंस जो होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने नेचर के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ, ये भी ज्योग्राफी ही स्टडी करता है। ठीक है, कि वी एज अ ह्यूमन हाउ इंटरेक्ट विद
आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, और कैसे जो है हमारे प्लेसेस हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं ना, उसी से हमारा लाइफ इन्फ्लुएंस होता है। हम जैसी जगह पे रहेंगे वैसा हमारा खान पान, वैसा हमारा पहनावा। हम यहाँ पे इस तरीके जो भी खाना खाते हैं, जैसे भी कपड़े पहनते हैं, हम आज टी शर्ट पहन के शर्ट पहन के क्यों खड़े हैं यहाँ पे? क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे गर्मी इस मौसम में पड़ती है। अगर हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ और होती, ठीक है, जैसे रसिया में होती, तो वहां पे हम अभी भी जैकेट पहन के बैठे होते। तो हमारा रहन सहन, हमारा हर चीज जो हमारे प्लेसेस डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है वो समझने की कोशिश करता है कि कोई भी चीज कहाँ पे लोकेटेड है, वहां पे क्यों मिलता है, वहीं पे क्यों मिलता है। जैसे मान लो कि इंडिया में अगर तुम देखोगे ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल ज्यादातर सदर्न प्लेट्यू में मिलता है, ठीक है, महाराष्ट्र के रीजन्स और सदर्न इंडिया के रीजन्स में मिलता है। तो ये वहीं पे क्यों मिलता है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो ये सब स्टडी करता है। इसके अलावा जो अगर कोई चीजें दूर हैं पास हैं, तो वैसा क्यों है, कैसे ये एक दूसरे को ओवर टाइम अफेक्ट करती हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि एक होलिस्टिक अप्रोच देता है कि जितने भी अलग अलग स्पेशियल पर्सपेक्टिव हैं, जैसे लोकेशन हुआ या फिर इसके सिग्निफिकेंस हुए, इनका टेम्पोरल पर्सपेक्टिव के साथ कि कैसे कैसे ये टाइम के साथ चेंज हुए। जैसे अगर कोई जगह देखोगे, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल हिमालय है, तो अगर तुम हिमालय का एग्जाम्पल लोगे तो हिमालय अभी के टाइम में ऐसा है, ठीक है, लेकिन ये हर साल, हर 10 साल, हर 20 साल, मतलब ये डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है हिमालय। हिमालय एज अ माउंटेन अभी बहुत, हिमालय को यंग माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। यंग माउंटेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी नया नया बना है, अभी ये बहुत पुराना नहीं है। नया नया का मतलब 2-4 साल नहीं, अगर तुम अर्थ का लाइफ स्पैन देखोगे तो उसके कंपैरिजन में अभी हिमालय बहुत नया नया है, और ये अभी भी बन रहा है, ये अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। हिमालय कम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हिमालय कैसे बना था? तो जब इंडियन प्लेट, एशियन और एशियन प्लेट जब दोनों आपस में ऐसे टकराई थी, तो टकराने की वजह से दोनों का बीच से लैंड मास उठ गया ऊपर, और ये हिमालय बना। अब ये क्यों बड़ा होता जा रहा है? क्योंकि अभी भी ये जो इंडियन प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और जो एशियन प्लेट है, एशिया का जो प्लेट है वो बिल्कुल अलग है, इंडिया का प्लेट अलग है। इंडिया एशिया से प्लेट वाइज नहीं चिपका हुआ है, तो वो ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। तो अभी भी इंडियन प्लेट और ये दोनों आपस में अभी भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और ये हिमालय अभी भी ऊपर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज कैसा है और कैसे ओवर टाइम वो चेंज हुआ, ये सब भी बताता है, ठीक है। तो ये नेचुरल साइंसेज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब भी बताता पढ़ाता है। सोशल साइंसेज जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब पे भी काम करता है। तो ज्योग्राफी जो है वो हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आंसर करने को देता है, जैसे इंडिया जो है वो हिस्टोरिकली एक ग्लोबल इंटरेक्शन का हब क्यों रही है, और कैसे जो है इंडियन पेनिनसुला लंबे टाइम से एक लंबे कोस्ट लाइन के साथ अफ्रीका, यूरोप, सदर्न, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब के साथ कैसे कांटेक्ट बना के रखी। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंडिया जो है वो इतने लंबे टाइम से क्यों, इंडिया जो है हिस्टोरिकली एक हब रहा है ग्लोबल इंटरेक्शन का। उसके पीछे का रीजन क्या है कि मतलब पूरी दुनिया इंडिया से इंटरेक्ट क्यों करती है। तो अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे, तो जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो इंडिया का मैप है, पहला तो इसका इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, ठीक है। अब जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड होता था ना, वो पहले सारा का सारा ट्रेड यहीं से होकर के जाता था, चाहे वो अफ्रीका से आए, चाहे वो वहां से यूरोप से आए, चाहे कहीं से भी आए, वो ऐसे ही जाता था यहीं से। और इंडिया शुरू से पॉपुलेशन में हाई रहा है, ठीक है, बहुत हाई पहले नहीं था लेकिन ठीक ठाक रहा है। तो इंडिया से यहाँ पे कनेक्ट होकर के, एक तो यहाँ पे आकर के और चीजें बेचना आसान था, और इसके थ्रू होकर के जाते थे, तो इंडिया से भी ट्रेड करते थे, तो इसलिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहा है शुरू से। फिर आता है कि ज्योग्राफी जो है एज अ डिसिप्लिन हमें बहुत सारे टूल्स देता है समझने के लिए कि कैसे हम चीजों को, कंसेप्ट को समझे, इन्वेस्टिगेट करें क्वेश्चंस को, कैसे हमको मैप यूज करना है, कैसे ग्लोब, एटलसेस, ठीक है। फिर ग्लोब और एटलस में क्या डिफरेंस होता है, ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, मैप जो होता है, जो पेपर पे होता है, उसको हम मैप बोलते हैं, और जो 3D मॉडल एक्चुअल जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसको 3D मॉडल को हम ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। और एटलसेस क्या होते हैं? एटलसेस होते हैं वो बुक्स, हाँ बुक्स जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हो मैप के साथ साथ, ठीक है, तो वो एटलसेस होते हैं। तो
ऐसे ही ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा जो जीआईएस है, इंफोग्राफिक्स, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमें ज्योग्राफी के थ्रू मिलती हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगले 2 सालों में तुम ज्योग्राफी के बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, प्रोसेसेस पढ़ोगे, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का सरफेस ऐसा बना, अलग अलग लैंडफॉर्म्स कैसे बने, ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर हमारा कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ओशियंस, मेजर बायोम्स जो हैं, इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीजें कैसी हैं, क्यों हैं, कैसे बनी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है स्टडिंग अबाउट पास्ट। ठीक है, अपने पास्ट के बारे में स्टडी करने को हम हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब पास्ट में हम क्या स्टडी करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं? जब हम अपने पास्ट को जानते हैं तो हम अपने फ्यूचर को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमें पास्ट का पता है। जैसे अभी तुमको एक एग्जांपल दिया कि मान लो कि क्रॉप्स जो हैं अगर खत्म हो गए, इस साल फ्लड आ गया, तो फिर अब हम क्या करें? तो अब हम पीछे जाएंगे कि इतिहास में पहले लोग क्या करते थे। तो पहले लोग धीरे धीरे अनाज को स्टोर करके रख लेते थे कि इनकेस अगर कभी ऐसा आया तो हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा अनाज स्टोर करके रखते थे, तो हम भी वही करने लगे। ठीक, फिर फ्लड्स आते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हमने पहले देखा हो, पहले पढ़ा हो क्यों आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें की हो। तो हिस्ट्री जो है वो इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। ठीक है, थ्रू विच जो सोसाइटीज हैं, वो जो लोगों का एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, जो वैल्यूज रहे हैं, जो चेंजेस हुए ओवर टाइम, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पास्ट को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, और जो पास्ट के जो कल्चर हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे पुराना और सबसे इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन है ऑफ प्रिजर्विंग कल्चर मेमोरी इन भारत इज इतिहास पुराण ट्रेडिशन। ठीक है, क्या है इतिहास पुराण ट्रेडिशन? तो स्टोरीज के थ्रू ये जो ट्रेडिशन है सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन सिर्फ नहीं देता, ये कल्चरल मीनिंग भी देता है हर एक इवेंट का और लोगों का, कि स्टोरीज के थ्रू हम अलग अलग चीजें आगे बताते हैं। जैसे हम जो भी स्टोरीज पढ़ते हैं, रामायण की, महाभारत की, या फिर जितनी भी स्टोरीज हम उनकी, विक्रम बेताल का हुआ या फिर पंचतंत्र की कहानियां हुई, तो ये कहानियां क्या थी? ये एक तरीके से जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया गया। ठीक है, तो ऐसा करने में जो इट रीइंफोर्सेस इंडोरिंग आइडियल्स एंड वैल्यूज एंड ऑफरिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस। जैसे अगर तुम देखोगे कि जैसे 1947 के पहले हम क्या थे? वी वर अंडर इंग्लिश रूल। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंडर में थे हम। अब यहां से जब हम पढ़ते हैं ना अपनी हिस्ट्री को कि 1947 में कैसे 200 साल पहले, एक बार पहले 1747 में लड़ाई हुई, ठीक है, बैटल्स हुए, फिर 1857 में क्रांति हुई, फिर ऐसे हम लड़ते रहे तब जाकर के कैसे 1947 में हमें आजादी मिली, और हम कैसे लड़े, किस किस ने कैसे कैसे अलग अलग तरह से बलिदान दिए। तो जब हम ये चीजें पढ़ते हैं तो हमें एक आइडियल्स मिलते हैं कि हाँ, हमें भी इन्हीं की तरह बनना है। जैसे हम जब भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमें भी इस तरह बनना है। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं तो लगता है ऐसे ही बनना है। तो हमें एक इंड्योरिंग आइडियल्स मिलते हैं वहां से। ठीक है, हमें वहां से वैल्यूज मिलती हैं, हमें वहां से एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलती है और एक पर्पस मिलता है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब कि हमारा कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, हम सब यहीं से बिलोंग करते हैं, तो हम इसको बचा करके रखेंगे। तो अलग अलग कल्चर में, अक्रॉस कल्चर्स, जो अलग अलग हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैं, उनको अलग अलग मेथड से यूटिलाइज किया गया है। ठीक है, जैसे कुछ ट्रेडिशंस हैं वो मोरल और फिलोसॉफिकल इनसाइट पे ज्यादा इंफेसिस करती हैं, मतलब कि मोरल और फिलोसॉफिकल चीजों पे ज्यादा जोर देती हैं, जबकि दूसरी जो है वो डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन देती हैं। ऐसे ही जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है वो इंपेरिकल एविडेंस पे ज्यादातर डिपेंडेंट रहता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे हिस्ट्री की बातें तुम्हें बताई जाएंगी थ्रू मोरल एंड फिलोसॉफिकल इंसाइट। ठीक है, बहुत सारी ऐसी होंगी जो कि डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बताई जाएंगी कि देखो ऐसा ऐसा लिखा गया है तो ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, ऐसे ही जो आज के टाइम का जो हिस्टोरियोग्राफी है, अभी जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और जो हिस्ट्री बनाई जाती है, वो ज्यादातर एम्पेरिकल एविडेंस पे डिपेंड करता है। एम्पेरिकल एविडेंस क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, वहां पे जैसे मान लो कि इंडिया में हिस्ट्री को बनाना एएसआई का काम है ज्यादातर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या करता है ये?
तो ये जगह जगह डिगअप करता है, मतलब खुदाई करता है, पढ़ता है, जितने भी हमें पुराने चीजें मिलती हैं उनको स्टडी करना, उनको समझना, ठीक है। और वहां से ये बेसिकली ऑब्जर्व करता है और एक्सपेरिमेंट करता है, और उसके बेसिस पे हमें हिस्ट्री बताई जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही टूल्स यूज करते हैं, जैसे ह्यूमन जेनेटिक्स का यूज करना, कार्बन 14 डेटिंग यूज करना, कि जैसे कार्बन 14 डेटिंग से हम बता सकते हैं कोई चीज कितनी पुरानी है, कब की है, उस टाइम की है तो उस टाइम पे ऐसा कैसे यूज होता था। फिर आर्कियोलॉजी हो गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरे साइंटिफिक मेथड्स हो गए, तो ये सब यूज करके हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं अपनी हिस्ट्री को, ठीक है। ठीक है, फिर जो हिस्ट्री है वो बहुत तरह की चीजों को, सोर्सेज को अपनी तरफ खींचती है, ताकि सोशल रियलिटीज को समझ सके पास्ट के, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो एक तो आता है आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, और लिटरेरी ट्रेडिशंस, की पहले के टाइम पे ना लोग लिखते थे, जैसे ट्रेवलॉग्स, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे ब्लॉगर होते हैं ना, क्या होते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वीडियो बनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं क्या क्या हो रहा है, तो वो एक वैसे ही पहले के लोग जब ट्रेवल करते थे तो वो लिखते थे, ठीक है, और लिख करके और फिर उसको रखते थे। तो आज के टाइम में जब वही चीजें मिलती हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि क्या क्या हुआ होगा। तो उसको जैसे आज के टाइम को ब्लॉग्स बोलते हैं, उस समय वही एक ट्रेवलॉग्स होते थे, ठीक है। ऐसे मेमोयर्स होते थे, लोगों के लिए लिखे जाते थे, करस्पॉन्डेंस होते थे, फिर गेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स होते थे, फोकलोर होते थे, ठीक है, ओरल ट्रेडिशंस होते थे। कई बार चीजें कहानियों के थ्रू भी हम सुनते चले आए हैं, बहुत सारी कहानियां हमें हमारे दादा पापा से सुनने को मिली होंगी, जो कि हमें याद होंगी, जो हमें किताबों में पढ़ा नहीं होगा, तो ओरल ट्रेडिशंस में भी होती हैं। फिर रिवेन्यू डॉक्यूमेंट्स होते हैं राजाओं के, उनके थ्रू पता चलता है। ये जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स या फिर सोर्सेज जो कि फैमिली लीनिएज को ट्रेस करते हैं, और एंसेस्ट्री by recording relationship between generations and documenting events such as birth, marriage and deaths। मतलब अगर कोई आकर के बोलता है कि हम मराठा के वंशज हैं, ठीक है, या फिर अगर कोई आकर के बोलता है कि हम अकबर के वंशज हैं, ठीक है, या फिर कोई आकर के बोलता है कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं, तो वो किस बेसिस पे बोल रहा है। अगर तुम आकर के अपने दादाजी का नाम लो, ठीक है, XYZ, और बोलो कि हम इनके वंशज हैं, तो तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो। मैं बोलूंगा प्रूफ करो, तो तुम कैसे प्रूफ करोगे। तुम कोई एक आधार कार्ड, कोई आईडी लेकर के आओगे, बोलोगे कि ये देखो ये मेरा आईडी है, और इस पे मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ है, और ये मेरे पिताजी का आईडी है, इस पे इनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से ये मेरे दादाजी हैं, हम इनके वंशज हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम बहुत पीछे जाकर के बोलो कि मैं मराठा का वंशज हूँ, या फिर मैं राणा प्रताप का वंशज हूँ, या फिर किसी का भी नाम लेके, तो कैसे पता चलेगा। तो यही चीजें करते थे वो, कि यहाँ पे वो क्या करते थे कि डॉक्यूमेंट्स और सोर्सेज को स्टडी करते थे, जो कि फैमिली लीनिएज बताता था, एंसेस्ट्री बताता था, कि इनके बेटे ये, इनके बेटे ये, इनके बेटे ये, ऐसे वो जगह जगह रिकॉर्ड कर करके, ट्रेस कर करके और पता लगाते थे, और उससे पता चलता था कि कौन किस जनरेशन से है। फिर ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, तो ह्यूमन हिस्ट्री, उनके ट्रेस करेंगे, मेजर डेवलपमेंट जो हुए इंडिया में, कैसे कैसे हुए, सिविलाइजेशन कैसे बने, ठीक है। फिर जो लैंडमार्क वर्ल्ड हिस्ट्री में हुआ उसको भी पढ़ेंगे, जैसे ग्रीसो रोमन वर्ल्ड था, ठीक है, फिर रिफॉर्मेशन था, फिर रिनाइजेंस था, फिर इनलाइटनमेंट था, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। उसके बाद से इसके अलावा हम कॉलोनियलिज्म भी पढ़ेंगे, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे, फिर अलग अलग तरह के एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स भी पढ़ेंगे, जो कि इंडिया में खासकर और पूरे वर्ल्ड में हुए, बेसिकली हमारी स्ट्रगल की, हमारी आजादी की लड़ाई। तो ये सब चीजें हम इसमें हिस्ट्री में ओवर द 2 इयर्स 9th में और 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जैसे एक लिटरेरी सोर्स दिया हुआ है कि ये क्या दिया हुआ है, इट इज सामवेद मैन्यूस्क्रिप्ट, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। कि जैसे हमारे यहाँ ना वेद को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो उसमें एक आता है जैसे यजुर्वेद है, ठीक है, वैसे ही एक सामवेद है, ठीक है, ऐसे ही एक अथर्ववेद है, ठीक है। तो सामवेद जो है, तो सामवेद का एक यहाँ पे लिटरेरी सोर्स मिला है, ठीक है, कभी लिखा गया होगा और इसको उठा करके, बचा करके, और दिल्ली के एक नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है ये कोई हिस्टोरियन बता पाएगा, या फिर हो सकता है इसको डिकोड कर रहे हो अभी, ठीक है। तो एक पाम लीफ पे लिखा जाता था, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ तिरुकुराल एन एंशियंट तमिल टेक्स्ट ऑफ एथिकल विजडम। अच्छा, ये एथिकल विजडम के बारे में लिखा गया है, एक तमिल टेक्स्ट में है ये,
ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता था, तो यही चीजें उठा उठा करके हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा या फिर हुआ था। फिर ऐसे ही कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ये भी हैं, जैसे एक स्कल्पचर है यहाँ पे विष्णु जी का, ठीक है, फ्रॉम द 12th सेंचुरी। तो विष्णु का एक स्कल्पचर है। ऐसे ही एक टेराकोटा फिगरीन है फ्रॉम द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। टेराकोटा फिगरीन के जैसे मिट्टी के वो नहीं बना देते हाथी वाथी ये सब, तो उसको टेराकोटा बोलते हैं, क्योंकि इनको पहले बना करके फिर आग में इनको जला करके और फिर इसको प्रॉपर वैसा बनाया जाता है, तो टेराकोटा फिगरीन है। फिर यहाँ पे कुछ एपिग्राफिक सोर्सेज हैं। एपिग्राफिक का मतलब कि यहाँ पे उस पे लिखे जाते थे पत्थरों पे, तो जैसे ये ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है ऑन पार्ट ऑफ अ पिलर बिलोंगिंग टू द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे कोई पत्थर है उस पे ये लिखा गया है कुछ। ऐसे ही कन्नड़ इंस्क्रिप्शन यहाँ पे एम्परर कृष्णदेव राया का है, ठीक है, यहाँ पे इसमें लिखा गया है। यहाँ पे अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल में है ये, ठीक है। और प्रसन्न विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी, वहां पे मिला है ये। तो यहाँ से भी स्टडी किया गया है, तो यहाँ से भी पता चलता है। फिर आता है कुछ न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज। न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज क्या होते हैं, जिसमें कॉइन्स करेंसी ये सब चीजें होती हैं। तो कॉइन से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। जैसे एक मुगल कॉइन है जो कि जहांगीर के टाइम पे इशू किया गया था। तो जहांगीर के टाइम पे इशू किया गया था, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि जोडियक साइन, अलग अलग हम साइन बताते हैं ना, जोडियक, कि कौन सी राशि के हो, कौन सा साइन है तुम्हारा। तो वैसे ही ये एक साइन को सेगिटेरियस को दिखा रहा है। ऐसे ही एक कॉइन है जो कि समुद्रगुप्त राजा ने इशू किया था 4th सेंचुरी में, तो उसमें ऐसा कोई एक फिगर बन के आ रहा है। तो ये न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज होते हैं, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज जिसमें कॉइन्स करेंसी मेडल्स ये सब चीजें होती हैं। फिर आता है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, तो इट इज ए स्टडी ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि कैसे और क्यों जो है पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं, लागू की जाती हैं। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट्स को स्टडी करते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं स्टेट के अलग अलग। यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट या फिर पूरी की पूरी कंट्री, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब तुम पॉलिटिकल साइंस में ये वर्ड देखोगे ना स्टेट, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही समझना, गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर पूरी की पूरी कंट्री, ठीक है। यहाँ पे स्टेट का मतलब वैसा यूपी और बिहार ऐसा वाला नहीं होता। तो यहाँ पे स्टेट को स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सोशल, जैसे जैसे सोशल मूवमेंट्स हुए, ठीक है, जैसे एक सोशल मूवमेंट अभी हो रहा है, फिर नेशन बिल्डिंग हुआ, फॉरेन पॉलिसी हुई, ठीक है, कैसे ये जो पावर है वो एक्सरसाइज किया जाता है, कैसे शेयर किया जाता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है सोसाइटी को हमारे एवरीडे लाइफ में। फिर इंडिया के विलेजेस में जो पंचायती राज सिस्टम है, जैसे विलेजेस में प्रधान वगैरह होते हैं लोकल लेवल पे, जो कि डिसाइड करते हैं लोगों के साथ मिल करके कि काम कैसे हो, क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो इसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोला जाता है, लोगों के पास एक्चुअल में पावर है। तो सिटीजन्स को भी लोकल डेवलपमेंट में एक भागीदारी दी गई कि आप भी बोल सकते हैं। तो ये दिखाता है कि जो पॉलिटिकल पावर है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के बीच में नहीं है, बल्कि सोशल रिलेशनशिप्स, कस्टम्स, आइडियाज जो है लेजिटिमेसी की, इन सब में दिखता है। तो अगर पॉलिटिक्स को स्टडी करना है तो फिर सोसाइटी को भी एग्जामिन करना होगा, इसकी हायरार्कीज हो गई, इसके स्ट्रगल्स हो गए, ठीक है, ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि एक्चुअल में ये पावर वगैरह का जो खेल है वो कैसे है, क्यों है। फिर जो पॉलिटिक्स का स्टडी है इंडिया में वो कैसे आया, तो बहुत पहले आ गया था। तो मतलब जो सोसाइटी है वो कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, कैसे गवर्न होनी चाहिए, तभी से इसका बात चलने लगा, तभी से स्टडी किया जाने लगा। तो पॉलिटिक्स जो है वो पहले इसको अलग डिसिप्लिन नहीं माना जाता था, पहले इसको अलग सब्जेक्ट नहीं माना जाता था। पहले ऐसा बोला जाता था कि पॉलिटिक्स जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो ऐसे ही है, सोशल साइंस में ही ऐसे ही घुसा हुआ है। लेकिन जब इसको धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझा गया, इसके साथ धर्म का आइडिया आया कि मोरल ड्यूटी, कि अपना धर्म करो, अर्थ आया, इकोनॉमिक वेलबींग, ठीक है, फिर राजधर्म आया, द ड्यूटीज ऑफ द रूलर। तो यहाँ से धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस एक अलग डिसिप्लिन बनने लगा। बहुत सारे जो अर्ली टेक्स्ट हैं जैसे वेदास हुए, उपनिषद हुए, पुराण्स हुए, ये डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स पे, जस्टिस पे, अथॉरिटी पे, सोशल ऑर्डर पे। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए एक राजा की, जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पे बात चलती है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है
वो बहुत सारी जगहों पे हमें दिखता है, जैसे महाभारत हुआ, शुक्र नीति हुआ, ठीक है, जो कि ऐसे ही एक अर्थशास्त्र भी हुआ। ये सब क्या बताते हैं कि गवर्नेंस, लॉ, एथिकल लीडरशिप, ये सब कैसे होना चाहिए, कैसे देश को चलाना चाहिए, कैसे देश चलेगा, ये सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो एक होलिस्टिक अप्रोच पे लिया गया, जिसमें कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों को, पॉलिटिक्स को जोड़ा जाता है किसके साथ, तो इकोनॉमिक्स, सोशल लाइफ, मोरालिटी, डिफेंस, इन सब के साथ जोड़ा जाता है। पावर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा गया rather than merely a privilege। नॉर्मली लोगों को लगता है पावर है मतलब प्रिविलेज है, हम जो मन वो कर सकते हैं, ठीक है, बट एक स्टेटमेंट है, विथ विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि तुम्हें जितना ज्यादा पावर मिलेगा उस पावर के साथ उतना ही ज्यादा तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती जाएगी। तो पावर जो होता है वो प्रिविलेज, एज अ प्रिविलेज नहीं आता है। पावर मिलने का मतलब होता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेडिशन है ये हमें समझने में हेल्प करता है कि अभी जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कोर्ट हो गए, ठीक है, अलग अलग तरह के पुलिस हो गई, ठीक है, ऐसे ये जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज हो गया, ठीक है, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करता है या फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन कराता है, तो इन सबको हमें समझने में फायदा मिलता है। फिर अगले 2 साल में हम क्या पढ़ेंगे, तो हमारे अभी के टाइम में जो मेजर कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे प्रैक्टिसेस हैं पॉलिटिकल साइंस में, जैसे डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, अथॉरिटी, सिविल सोसाइटी, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और इसके चैलेंजेस, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग होगा पॉलिटिकल साइंस का। और वो कब होगा, वो सिर्फ ये पढ़ने से नहीं होगा, वो कब होगा, जब तुम अपने एफर्ट्स लगा के ऑब्जर्व करोगे और चीजों को एनालाइज करोगे और पॉलिटिकल इश्यूज जो तुम्हारे आसपास हो रहे हैं उनको समझोगे, कैसे, अलोंग विद द लिंकेजेस विद अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स। ठीक है, जब उनको तुम, जैसे कल बताया था ना कि सिर्फ पढ़ लेने से यहाँ से नहीं होगा, पढ़ लेने में तो तुमको बहुत सारी चीजें बताती जाएंगी, जब तक तुम अपने एफर्ट्स नहीं लगाओगे और खुद से ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना नहीं सीखोगे, तब तक ये सब चीजें नहीं समझ में आने वाली। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या करता है, तो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ any individual or all the individuals and societies decide how to use limited resources to meet their needs। मतलब कि एज अ कंट्री, ठीक है, या फिर एज अ वर्ल्ड, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जैसे लैंड हुआ, ठीक है, या फिर मिनरल रिसोर्सेज हुए, ठीक है, या फिर फूड हुआ, ठीक है, या फिर वाटर हुआ, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सब के सब लिमिटेड हैं। तो हम एज अ सोसाइटी ये चीज डिसाइड करते हैं कि कैसे हम अपने नीड को फिलफिल करें और कैसे हम अपने रिसोर्सेज को यूज करें। तो कैसे कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। फिर ये भी एग्जामिन करता है कि कैसे हमारा जो एवरीडे लाइफ है वो कैसे सेफ होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम जॉब करते हैं, जो हम सर्विसेज यूज करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। इकोनॉमिक्स ये भी देखता है कि जो डिसीजन मेकिंग है बाय द कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, कि हम एज अ कंज्यूमर क्या डिसीजन लेते हैं कि हमें आज ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खरीदना है, ये नहीं खरीदना है। प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि हमें ये बनाना है, ये चीज नहीं बनाना है। गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है। तो कंज्यूमर यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहा है कि क्या खरीदना है, प्रोड्यूसर डिटरमाइन कर रहा है क्या और कैसे प्रोड्यूस करना है। और गवर्नमेंट देख रही है कि कैसे पॉलिसीज बनाए ताकि गोल्स जैसे कि ग्रोथ भी हो, ठीक है, स्टेबिलिटी भी बने रहे, एफिशिएंसी भी हो और फेयरनेस भी रहे। तो ये हम अलग अलग चीजें डिसाइड करते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है डिसाइड करने का। जैसे अगर प्रोड्यूसर डिसाइड कर रहा है ना कि मुझे ए नहीं बनाना, मुझे बी बनाना है, तो वो इसलिए क्योंकि उसे बी में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ए में कम प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सोच रहे हैं कि हमें ए चाहिए, हमें बी नहीं चाहिए, तो उसके पीछे मॉनेटरी रीजन हो सकता है कि बी जो है वो महंगा है, ए जो है वो सस्ता है। इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, हम इन्फ्लुएंस हुए हों किसी चीज से। ठीक है, फिर जो इंडिया है, इंडिया का बहुत ही रिच और डायनामिक हिस्ट्री रहा है। मतलब इंडिया को एक टाइम था जब इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। ठीक है,
कब बोला जाता था पता है? गुप्ता पीरियड में। ठीक है, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। अंग्रेजों के आने से पहले वर्ल्ड का 23% लगभग ट्रेड इंडिया अकेले करता था। मतलब वर्ल्ड में अगर 100 किलो सामान बिकता था ना, तो 23 किलो अकेले इंडिया बेचता था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये सिर्फ 1% से भी कम रह गया। ठीक है, जब वो जितने वो 200 साल रहे, 200 साल में एकदम सब कुछ खराब किया। तो एक टाइम था जब इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, कि इंडिया के पास बहुत, इसका इकोनॉमिक हिस्ट्री बहुत अच्छा रहा है। इंडिया शुरू से ट्रेड करता रहा है, व्यापार करता रहा है, शुरू से पैसे कमाता रहा है। तो इट वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमीज, मतलब इंडिया का टॉप इकोनॉमी था वर्ल्ड का इंडिया। और एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी था ट्रेड का, इंडस्ट्री का, मैरीटाइम एक्टिविटी का, यहाँ पे सब कुछ होता था। लेकिन जब कॉलोनियल रूल आया तो उसने ये सारी चीजें खराब कर दी, प्रोग्रेस रोक दिया। उसके वजह से गरीबी ला दी, फेमाइन्स आ गए बहुत सारे। फिर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो थी उसका डिक्लाइन हो गया, वो खत्म हो गया। और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने फिर से एक रीबिल्डिंग का टास्क लिया कि हम अपनी इकोनॉमी को फिर से रीबिल्ड करें। और अभी रीसेंट डिकेट्स में हमारी कंट्री फिर से एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस पे है। मतलब हम अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हम अभी भी अच्छा कर रहे हैं इकोनॉमिकली, हम बहुत आगे जा रहे हैं। फिर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा करें, पॉवर्टी हम अपनी कम करें। ठीक है, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ रही है। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी अंग्रेजों के टाइम पे 30-35 हुआ करती थी, मतलब ऑन एवरेज 35 पे होते होते लोग मर जाते थे। और हम कम से कम 60-70 के होके तब मरते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ गई। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, जैसे इंक्रीजिंग इनकम्स, इनकम्स बढ़ाना, जो बेनिफिट है ग्रोथ का वो हर एक आदमी तक पहुंचे। नहीं तो अभी के टाइम में तुम देखोगे तो इंडिया कमा तो बहुत रहा है, लेकिन वो सारा पैसा सिर्फ 2-4 लोगों के जेबों में ही जा रहा है, अडानी अंबानी ही लोगों के जेबों में जा रहा है, आम आदमी तक वो पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, तो इंडिया अगर 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 90 रुपए सिर्फ 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, 10 लोग लेके जा रहे हैं। और बाकी जो 10 रुपया बच रहा है उसमें बाकी के 90 लोगों को पूरे इंडिया को बांटा जा रहा है। तो ये एक तरीके से गैप है, तो इस गैप को सही करने की जरूरत है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो नेशनल गोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिससे कि कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। अगर हम इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ लें तो हम अपने अचीवमेंट्स और चैलेंजेस दोनों समझेंगे। इससे हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं मोर वाइजली और फेयरली, और सस्टेनेबल ग्रोथ बना रहे। सस्टेनेबल ग्रोथ इन द सेंस कि हमारे भी नीड्स फुलफिल हो जाए और हमारे अगले जनरेशन के लिए भी प्रॉपरली बच जाए, तो ये सब भी हो जाए। तो अगले नेक्स्ट 2 सालों में हम क्या पढ़ेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी का हम फाउंडेशन पढ़ेंगे, इसके मार्केट ऑफ प्राइसेस, इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका एंटरप्रेन्योरशिप, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका जीडीपी। ठीक है, उसके बाद से इसका इंटरनेशनल ट्रेड, इसका यूनियन बजट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब तुम्हें सोशल साइंस क्यों स्टडी करना चाहिए, तो सोशल साइंस जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे इवेंट्स होंगे, उनको ऑब्जर्व करना। ठीक है, क्वेश्चंस पूछना, एविडेंस एग्जामिन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे हाउ डज दिस नॉलेज हेल्प अस इन आवर लाइफ्स, ये सब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे मान लो कि अभी रिवॉल्ट हो रहा है, जैसे मान लो कि अभी ये चल रही है, प्रोटेस्ट चल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो अब ये तुम्हें मैं आकर के कुछ और बताऊंगा तो तुम वो मान जाओगे, कोई और आकर के कुछ वो बनाएगा बताएगा तो तुम वो मान जाओगे। सब कोई अगर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता जाए तो तुम जो तुमसे बात कर रहा होगा तुम उसकी बात मान जाओगे। क्यों? क्योंकि ना तो तुम्हें अभी इवेंट्स को ऑब्जर्व करने आता है, ना तो तुम्हें क्वेश्चंस करने आते हैं, ना तो तुम्हें एविडेंस एग्जामिन करने आता है, ना तो तुम्हें उसमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अभी तुमने सोशल साइंस को अच्छे से स्टडी नहीं किया। लेकिन जब तुम अच्छे से स्टडी करने लगोगे तो तुम खुद ही इन इवेंट्स को ऑब्जर्व करके समझ जाओगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तुम अच्छे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तुम एविडेंस के बेसिस पे एग्जामिन कर सकते हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, और इससे हमारे लाइफ पे कैसे अफेक्ट पड़ रहा है, कैसे ये हमारे लाइफ को ये नॉलेज हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये सब खुद ही समझने लगोगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम जिस घर में रहते हैं, जो पानी हम यूज करते हैं, जो रोड हम यूज करते हैं, जो इस स्कूल में हम जाते हैं, जो मार्केट्स हम विजिट करते हैं, जो डिजिटल स्पेस हमें मिला हुआ है, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब, ये सारा का सारा कौन बनाया है, कौन मैनेज करता है, तो सोसाइटी। तो सोशल साइंस जो है वो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि ये जो सिस्टम है कैसे डेवलप हुए, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे ये अलग अलग ग्रुप्स को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि हम भी इन्हीं लोगों में रहते हैं। ठीक है, जो कि जैसे हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग तरह के कस्टम्स फॉलो करते हैं, अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन हैं, सबके अलग काम करते हैं।
ठीक है। तो ऐसे डिफरेंसेस क्यों एग्जिस्ट करते हैं एक ही कंट्री में? क्यों नहीं सब लोग एक ही कल्चर फॉलो करते? क्यों नहीं सब लोग एक ही धर्म मानते? क्यों नहीं सब लोग एक ही खाना खाते? क्यों नहीं एक ही तरह के कपड़े पहनते? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबका अपना अपना सब कुछ है। तो वो क्यों है एक ही कंट्री के अंदर, ठीक है, ओवर टाइम ये कैसे कंटिन्यू रहा, सोशल साइंस ये सारी चीजों को समझाता है। ये सारी चीजों का के पीछे का ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक रीजन बताता है, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है कि चीजें क्यों हैं, कैसी हैं, कि अगर वो अलग कपड़े पहन रहा है तो क्यों पहन रहा है, अगर वो अलग धर्म को मानता है तो क्यों मानता है, अगर वो अलग तरह का खाना खाता है तो क्यों खाता है। तो जब हम ये चीजें समझेंगे तो हमें हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट आएगा, हमारे अंदर एक कोऑपरेशन आएगा, कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। जो जितने भी कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, वो एक दूसरे की जाति को, एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे के पहनावे को, कल्चर को, खान पान को, उन सबको रिस्पेक्ट करेंगे, उन सबके साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर ये चीजें हम नहीं समझे तो फिर वहां पे हमें जो आके बताया जाएगा हम वही मान लेंगे, और फिर हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। तो हमें अपनी बुद्धि लगानी होती है। फिर उसी टाइम पे हमें ये भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि जो इंडियन कल्चर है वो कैसे ओवर द इयर्स इतना डाइवर्स होते हुए भी हम सबको एक साथ इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है। हम सबके बहुत सारी चीजें डिफरेंस होंगी इसी कमरे में, हमारा हो सकता है धर्म अलग हो, जाति अलग हो सकता है कल्चर अलग हो सकता है बात करने का लैंग्वेज अलग हो, कोई अलग अलग जगह से आया हो, लेकिन फिर भी हम सब यूनाइटेड हैं इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद। तो क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे हमारी हिस्ट्री, हमारी कल्चर ने इस तरह से हमको शेप किया है। फिर जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होता है वहां पे सिटीजन जो होते हैं वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं पब्लिक लाइफ में। जो भी लॉज हैं, कानून है, अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये हमें गाइड करते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। जब जब हम ये चीजें समझ जाते हैं ना कि गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, तो अब हम यहाँ पे अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गए टू पार्टिसिपेट इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सिविक लाइफ। जब हम समझ जाएंगे तो हम सिविक लाइफ में उतने ही अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, हम उतने ही अच्छे से अपना योगदान दे पाएंगे। तो सोशल साइंस जो है वो हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, और शेयर चैलेंजेस को समझने की क्षमता बढ़ाता है। जब भी हम किसी इशू, किसी मुद्दे के बारे में सुनते हैं, जैसे कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, कोई पब्लिक हेल्थ पे कोई मुद्दा आ गया, कोई रोजगार पे मुद्दा आ गया, कोई अर्बन ग्रोथ पे मुद्दा आ गया, तो हम वहां पे इन्फॉर्म्ड क्वेश्चंस पूछना सीख जाएंगे। इन्फॉर्म्ड क्वेश्चन का मतलब कि आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे उसका कॉज क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो ये जो हमारा हैबिट है ना ऑफ केयरफुल क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारा जो सोसाइटी है एज अ होल कैसे अफेक्ट हो रहा है वो सब हम समझ पाए, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सोशल साइंस है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करता है, और जब हम ये सारा कुछ कनेक्ट करके देखते हैं तो हमें चीजें बहुत अच्छे से और क्लियरली समझ में आती हैं, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। तो फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस में क्या है कि जैसे जैसे सोसाइटी जो है रैपिडली चेंज होती है, जो सोशल साइंस का इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सिटीज एक्सपेंड हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, माइग्रेशन है, ग्लोबल कनेक्शंस है। इससे जो लोग हैं ना वो कैसे अपना लाइफ जीते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सब कुछ रीशेप हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। और इन सारे चेंजेस को अगर हमें समझना है तो हमें वही स्किल चाहिए जो कि हमने प्रैक्टिस किया था इस पूरे चैप्टर में, कि हमें ऑब्जर्व करने आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चंस पूछने, एविडेंस एग्जामिन करने, और कनेक्शंस को पहचानना, ठीक है। कनेक्शंस वगैरह पहचानने लोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो आगे चल के ये जो सोशल साइंस है ये सोसाइटीज को एड्रेस करेगी, इसके जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, सोशल हार्मनी हुआ, इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज हुआ, ये सबको एड्रेस करेगी। और हमें ये भी गाइड करेगी कि नई टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे होना चाहिए। जैसे मान लो अभी एआई है, एआई से तुम कुछ भी कर सकते हो, एआई से तुम अभी मान लो कि इसको मजाक उड़ाने के लिए इसका तुम मार खाते हुए वीडियो बना दो, ठीक है, मार खाते हुए तुम इसका फोटो बना दो और फोटो बना के भेज दो, तो तुम कर सकते हो। बट ये जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनका रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए, ये हमें कौन सिखाएगा? सोशल साइंस सिखाएगा, ठीक है। फिर कम्युनिटीज को सपोर्ट करना, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा नए नए कंडीशंस चेंज होते रहेंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली जो सोशल साइंस है वो हमें इसलिए प्रिपेयर करता है, सिर्फ इसलिए प्रिपेयर नहीं करता कि हमें दुनिया को समझना है, बट इसलिए भी करता है कि हमें
ये जो दुनिया अभी वापस से शेप हो रही है ना, इसको शेप करना है, उसमें इन्फॉर्म्ड और थॉटफुल सिटीजन्स आए, मतलब ऐसे ऐसे सिटीजन्स ना आए जिनको कुछ पता ही नहीं, जो सिर्फ आंख मूंद करके जो बोला जाए वो मानते चलते हैं, ठीक है। वैसे सिटीजन्स जो होते हैं वो एक तरीके से समाज को और पीछे लेकर के जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉलेजेबल सिटीजन्स होंगे, उनको पता होगा, उनको ये सब चीजें समझ में आएंगी, तो वो समाज को और आगे लेकर के जाएंगे। तो नेशनल यूनिटी कैसे बनाए रखना है, हमें हमारे रूट्स के साथ कैसे जुड़े रहना है, हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस को कैसे बचाए रखना है, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये एक जर्नी है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटी इज इवॉल्व्ड टू एनालाइजिंग हाउ दे फंक्शन टुडे टू इमेजिनिंग हाउ दे कैन बिकम बेटर इन द फ्यूचर। मतलब कि सोशल साइंस क्या है, तो सोशल साइंस एक जर्नी है, कहां से कहां तक, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में हमें ये समझ में आता है कि सोसाइटी कैसे कैसे इवॉल्व हुई, प्रेजेंट में है कि कैसे ये फंक्शन कर रही है, और फ्यूचर में है कि अब हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन करेंगे कि कैसे हम इसको बेटर फ्यूचर में और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट एसएसटी का खत्म। 1, 2, 3, 4